स्वागत है आपका। ये प्रॉपर्टी का दूसरा लेक्चर है। इसमें जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्योर सब्सटेंस के बारे में, शुद्ध पदार्थ, और किस तरह से थर्मोडायनेमिकली कंपोजिशन कांस्टेंट होना चाहिए, थ्रू आउट सेम होना चाहिए, उसके बारे में। और दूसरी चीज़ हमने जो पढ़ी थी वो है फेज चेंज प्रोसेसेस के बारे में, जो हमने लिक्विड वेपर फेज ट्रांजिशन के बारे में बात की थी। आज उसी को और आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे प्रॉपर्टी डायग्राम, जो एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है जिससे आप फेज ट्रांजिशन के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, टीवी डायग्राम। ये हो गया आपका टीवी डायग्राम। और जो स्पेसिफिक जो हमने वाटर के फेज चेंज के बारे में बात की थी वो था लिक्विड टू वेपर। इसको फिर से हम दोहरा रहे हैं कि ये आपका रीजन हो गया सबकूल्ड लिक्विड, और अलग अलग रीजन जैसे ये हो गया आपका, ये सबकूल्ड लिक्विड हो गया। और ये जो 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 डिसकंटिन्यूस है, जहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट्स हो गए आपके सैचुरेटेड लिक्विड। और जहाँ पे अगेन चेंज हो रहा है ये हो गया आपका सैचुरेटेड वेपर। और इसके बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन, इसे टाई लाइन कहते हैं कई बार। यहाँ पे आपका फेज़ ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब फेज़ जो है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, कम प्रेशर से आपका ज़्यादा प्रेशर होते जा रहा है, ये जो लेंथ है जहाँ पे ये फेज़ ट्रांजिशन हो रहा है जो रिप्रेजेंट करता है वो छोटा होते चला जाता है। और फाइनली आपके पास एक पॉइंट आता है जहाँ पे लिक्विड और वेपर जो है उस बिल्कुल वैसी स्थिति में होते हैं, इसलिए इसको डिस्टिंग्विश को उसको आप पहचान नहीं सकेंगे, तो इसलिए एक ही स्टेट हो जाता है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद वाला जो लाइन है ये कंटिन्यूस हो जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, देख रहे हैं आप। तो ये हो गया सुपर क्रिटिकल, जो क्रिटिकल के ऊपर हो गया। तो ये जो टीवी डायग्राम है ये एक रिप्रेजेंट करता है ये सब, इसे हम प्रॉपर्टी डायग्राम भी कहते हैं। और ऐसे डायग्राम जो है बहुत ही ये वैल्यूबल हो जाते हैं, काम के हो जाते हैं समझने के लिए फेस ट्रांजिशन को। इसी तरह के डायग्राम जो है आपके पीवी डायग्राम भी होंगे और पीटी डायग्राम भी होंगे। तो जहाँ पे भी फेस चेंज आता है या प्रोसेस होते हैं वो हम इन सब प्रॉपर्टी डायग्राम के माध्यम के से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम आगे और बढ़ाते हैं, क्योंकि कई यूजुअली हम लोग ऐसे लिखते नहीं हैं। यूजुअली मतलब इस तरह से आमतौर पे जो है आपका टी वी डायग्राम को हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि आप ये चेंज करने के लिए आपको प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। यूजुअली हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट जो हैं, ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको हम अगर जोड़ दिया तो इस तरह का आपको एक डायग्राम मिल जाता है। टी अगर वी, अगेन ये आपका प्योर सब्सटेंस है। इसमें हमने ये नहीं कहा कि वाटर है, ये एक जेनरिक है। ये आमतौर पे टीवी डायग्राम ऐसे ही दिखेगा, आप चाहे वाटर लीजिए या कोई और सब्सटेंस लीजिए। और यहाँ पे अगर आपने प्रेशर चेंज किया तो पी अगर लेस देन पी सी है, पी सी, तो एक आपका इस टाइप का डायग्राम बन जाता है कि यहाँ पे आपने जैसा प्रेशर कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट आप सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एक पॉइंट पे जाके वो डिस्टेंस चेंज होगा, लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट आ जाएगा। उसके बाद फेज ट्रांजिशन होगा और फिर आपका सैचुरेटेड वेपर स्टेट आ जाएगा। उसके बाद सुपर हीटेड रीजन में चला जाएगा। तो ये जो डिस्कंटिन्यूट है इस प्रेशर लाइन में अगर आप बढ़ाते जाएंगे इस तरह से, तो जैसे आपने देखा एक पॉइंट ये आएगा कि यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। तो ये जहाँ पे ये सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट्स हैं, स्टेट है, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो ये कंटिन्यूस लाइन बन सकती है जिसे हम सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कहते हैं। तो ये वाला लाइन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन हो गया, ये वाला लाइन जो दिख रहा है आपको। और दूसरा जहाँ पे ये सैचुरेटेड वेपर स्टेट्स है, इसको अगर हमने जोड़ दिया तो ये आपका आ गया सैचुरेटेड
वेपर लाइन। ओके, तो नॉर्मली जो टीवी डायग्राम में आपके पास जो ये जो दिखा रहे हैं उस टाइप का स्टैंडर्ड डायग्राम होता है। तो इसमें हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये नॉर्मली रिप्रेजेंट करता है वेपर लिक्विड ट्रांजिशन को। ठीक है, ये आ गया आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, है ना। ओके, और ये वाला लाइन हो गया आपका सैचुरेटेड वेपर, और ये हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब इसमें अगर आप वेपर लिक्विड के अलावा अगर आप सॉलिड लिक्विड भी डालना चाहेंगे तो भी डाल सकते हैं, बट उसके लिए फिर आपको एडिशनल स्पेस में आपको ऐड करना पड़ेगा, जो हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो बीच वाला जो रीजन है, ये रीजन जो है आपका सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन कहेंगे। ठीक है, और इसी में मतलब ये है कि आपका दोनों फेज लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट करता है। इस साइड तो आपका ये लिक्विड रीजन हो गया, कंप्रेस लिक्विड रीजन, और ये हो गया आपका सुपर हीटेड, और ऊपर जो रीजन है जो हायर टेम्परेचर प्रेशर पे होगा वो आपका सुपर क्रिटिकल रीजन कह रहे हैं। तो ये अगेन टीवी डायग्राम की बात कर रहे हैं। सुपर क्रिटिकल प्रेशर पे, इस प्रेशर पे कोई फेज ट्रांजिशन नहीं होने वाला, कोई डिस्टिंक्ट मतलब कोई जो आपको दिखे कोई फेज चेंज वो नहीं होने वाला, कोई बॉइलिंग नहीं होने वाला, है ना। तो ये एक सुपर क्रिटिकल, क्योंकि इसमें आपको डिसकंटिन्यूस में जहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है वो दिखेगा नहीं। अगर आप इसी टीवी को, जैसे मैंने कहा पहले कि प्रॉपर्टी डायग्राम है, तो आपको टी वी एम पी टी टाइप के डायग्राम हो सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने केवल टेम्परेचर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम पे ही ये फेज ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट किया था, दिखाया था। इसी चीज़ को अगर टीवी की जगह पीवी में करें तो कैसा रहेगा, फिर से देखते हैं। तो पी अगर वी है, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेज ट्रांजिशन को, तो कहने का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो किसी भी प्रोसेस में हम कोशिश कर रहे हैं कि अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। पहले हमने कोशिश की थी कि प्रेशर कांस्टेंट रहने के लिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के लिए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस होंगे। तो इसको समझते हैं कि ये आपका, अगर सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक टेम्परेचर फिक्स किया, ठीक है। टेम्परेचर फिक्स करने के लिए मतलब आपने कहीं अपनी हीट तो मेंटेन आपने किया, रिजर्वायर एक थर्मल रिजर्वायर जिससे कि टेम्परेचर जो फिक्स रहे, चाहे वो हीट या हीट बात अपने सिस्टम में डाला, है ना, जिससे कि आपका एक कांस्टेंट टेम्परेचर सिस्टम पे बना रहे। अब क्या है कि प्रेशर चेंज करना होगा। तो प्रेशर को हमने रिप्रेजेंट किया है, जैसे ये पिस्टन है और इस पर वेट लगा हुआ है। अगर आपने वेट जो है धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो एक हाई प्रेशर, ये हो गया हाई प्रेशर, यहाँ से आप धीरे धीरे इस लाइन पे आ रहे हैं, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, और जब प्रेशर जो है वो चेंज हुआ, कम होते चला गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ इसका वेट जो है धीरे धीरे हम निकाल रहे हैं, तो प्रेशर कम हो रहा है। और प्रेशर इतना कम हो गया कि इस पॉइंट पे आ गया जहाँ पे वो सैचुरेटेड लिक्विड हो गया। मतलब अब कंप्रेस लिक्विड से हमने स्टार्ट किया था इस स्टेट से, ये स्टेट सपोज 1 है, ये आ गया स्टेट 2, जहाँ पे ये सैचुरेटेड लिक्विड हो गया। मतलब ये है कि अगर हमने थोड़ा सा भी और प्रेशर चेंज करेंगे, थोड़ा सा भी तो कोशिश करेंगे, तो ये वेपराइज हो सकता है। लेकिन नॉर्मली क्या होगा कि इस पॉइंट पे आ गए हैं, ये आ गया स्टेट 2 जो कि सैचुरेटेड लिक्विड है। अब ये वेपराइज होने को तैयार हो जाएगा। तो इस प्रोसेस पे जब ये वेपराइज होगा तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर तो रहेगा ही, साथ में ये प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, पी सेट कहते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जब प्रेशर फिक्स होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक टी सेट होता है, एक टेम्परेचर पे जाके ही वो वेपराइज होगा। सिमिलरली जब टेम्परेचर फिक्स होगा तो एक पर्टिकुलर पी सेट होगा, एक फिक्स होगा जो पी सेट, जिस पे जाके ये वेपराइज होगा।
तो यहाँ पे ये जैसे ये लाइन दिखा है, इस लाइन से मैं आया, जो कि प्रेशर इस पे कम कर रहे हैं और एक पॉइंट पे जाके वो सैचुरेटेड लिक्विड बन गया। अब ये वेपराइज हो रहा है, तो वेपराइज हुआ, उसके बाद अगेन यहाँ पे आ गया आपका सैचुरेटेड वेपर। मतलब ये है कि सब लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वेपर फेज में आ गए। अब इसके आगे जो है अगर और प्रेशर कम किए तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे में आपका ये आ गया सुपर हीटेड वेपर रीजन। तो ये रीजन आ गया सुपर हीटेड वेपर रीजन। इसका अगर आप स्कीमेटिकली देखें, मतलब पिक्चर करें, तो ये समझिए कि इस यहाँ पे चूँकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, नोटिस कीजिएगा वॉल्यूम जो स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। मास अगर फिक्स है, जब नीचे मास लिया है तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसका मतलब कैपिटल वॉल्यूम भी आपका बढ़ते चला गया है ना। तो प्रेशर आप निकाल रहे हैं तो धीरे धीरे ये ऊपर चला गया और ये आपका जो है वॉल्यूम और बढ़ते चला गया। सो ये एक पीवी डायग्राम आपका रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट टेम्परेचर पे भी ले सकते हैं। और एक टेम्परेचर फिर आएगा जहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे लिक्विड और वेपर को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, एक ही जैसे दिखेगा। इसको हम क्रिटिकल पॉइंट करेंगे। इसके ऊपर जो है कोई डिस्टिंक्ट फेजेस नहीं आएगा, ये भी आपका सुपर क्रिटिकल रीजन आ गया। तो इसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे पीवी डायग्राम, इस टाइप में, जैसे कि ये टीवी डायग्राम था। ओके, सेम थिंग ये सिमिलरली आपका पीवी डायग्राम है। फ़र्क ये है कि ये टीवी डायग्राम में हम प्रेशर जो है ये P1 था, ये P2 था और यहाँ पे आपका क्रिटिकल PC है। और इधर आपका ये P1 है, सॉरी ये T1 है, इधर आपका ये T1 है, ये आपका T2 है और ये आपका TC है। T2 ग्रेटर देन T1 हो गया, इधर भी आपका P2 ग्रेटर देन P1 हो गया। और तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका फेज डायग्राम शो करता है। जो अभी हमने वो डिस्कस किए वो पीवी डायग्राम है इसमें, और टीवी डायग्राम में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिवाय कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज होता है। पीवी डायग्राम जो आपने देखा वो सिंपली से ये था कि ये आपका जैसे T2 वर्सेस T1 हुआ, ये आपका आइसोथर्म है, टेम्परेचर फिक्स कर रहे हैं। और T2 जो है आपका ग्रेटर देन T1 है ना। और इसी तरह ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। और पीवी जो टीवी डायग्राम था जिसमें हमने पहले देखा था वो ये था, जिसमें कि हम प्रेशर जो है वो चेंज कर रहे हैं, P1 P2 और ये आपका क्रिटिकल पॉइंट PC, जिसमें कि P2 इज़ ग्रेटर देन P1 एंड PC इज़ ऑफ कोर्स ग्रेटर देन P2। तो PC आपका ग्रेटर देन है, ज़्यादा है P2 से, और तो नीचे से आपका जो है प्रेशर बढ़ता है, इधर टेम्परेचर जो है वो भी नीचे से बढ़ रहा है, और TC आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये रिप्रेजेंट करता है फेज़ ट्रांजिशन को। इसको आप हम लोगों ने जो है पिस्टन सिलेंडर के माध्यम से समझने की कोशिश की कि किस तरह से आप प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं या हीट के माध्यम से टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। जो एक्चुअल रियलिस्टिक जो थर्मोडायनामिक सरफेस है वो जब चूँकि प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, वो 3 डायमेंशनल होता है। लेकिन जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक सिंपल सिस्टम को जो कि कंप्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब जो में आप कंप्रेस कर रहे हैं, वो उसके लिए 2 इंडिपेंडेंट आपका इंटेंसिव वेरिएबल चाहिए, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम। इस तरह के आपको 2 डिफाइन करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका फ्लूइड का स्टेट आपने डिफाइन कर पाएंगे तब। तो जिसमें दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा एक किसी भी कंप्रेसिबल फ्लूइड के स्टेट को डिफाइन करने के लिए। तो इसलिए जिसलिए हम ये कहते हैं कि ये एनी इक्वेशन विद 2 वेरिएबल को अगर हमने लिखा तो वो एक नॉर्मली सरफेस आ जाता है। तो अगर आप उसे प्रेजेंट करें पूरे डेटा के साथ, तो ये एक
काइंड ऑफ अ PVT डायग्राम है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ये डिफ़िकल्ट रहेगा इसको समझने में। तो इसीलिए हम लोग इसका प्रोजेक्शन लेते हैं, जैसे 2 डायमेंशनल में, जैसे ये PET डायग्राम है जिसमें कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये मेनली लाइंस दिख रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमने इसे PV डायग्राम में किया प्रोजेक्शन लिया तो ये ऐसा रहेगा, जिसमें तीनों स्टेट हमने रखे हुए हैं, लिक्विड है, गैस है और सॉलिड है। और ये जैसे अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं वो केवल लिक्विड और वेपर के बारे में किए हैं। फेज ट्रांजिशन जो था वो जो हमने जो किया है वो केवल लिक्विड और वेपर रीजन के बारे में किया है। जब हम सॉलिड और लिक्विड और उसको भी इंक्लूड करेंगे तो फिर आपका एक अलग से एक लाइन आ जाएगा इधर, ओके, और इधर भी आ जाता है। और इसके ये जो लाइन एक और खींच जाती है, ये लाइन हो जाती है ट्रिपल लाइन, जिसमें कि तीनों फेज हो गए आपके, लिक्विड हो गए, वेपर हो गया, गैस हो गया, वो भी साथ में आ जाते हैं। तो ये आपका लिक्विड प्लस वेपर हो गया, ये आपका सॉलिड प्लस लिक्विड हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया। इस रीजन को हमने पहले भी कहा, इस रीजन को हमने कहा था कि सब कूल्ड लिक्विड, इसको कहा था सुपर हीटेड वेपर, इसको कहा था हमने सुपर क्रिटिकल थिंग, और ये इसको कहा था क्रिटिकल पॉइंट। वो वैसे ही रहेगा, बट अलग अलग फेजेस आ जाते हैं जब आप वॉल्यूम के साथ या टेम्परेचर के साथ या प्रेशर के साथ प्ले करते हैं। और ये वाला रीजन इसके नीचे जो है वो आ गया आपका सॉलिड प्लस वेपर। तो ये एक ये कंप्लीट फेज डायग्राम आ गया। जब आप पूरा का पूरा फेज डायग्राम हर कंडीशन पे लेते हैं तो ये आपका एक कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा आपका फेज डायग्राम निकल के आता है। तो PVT जो सरफेस है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेंटेन, PVT जो सरफेस है वो उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन होता है, पर इसको पढ़ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए हाँ, जो आसान हम लोग जो यूज़ करते हैं वो नॉर्मली 2 वेरिएबल्स में यूज़ करते हैं, 2 डायमेंशनल डायग्राम में यूज़ करते हैं, चाहे वो PV डायग्राम हो और TV डायग्राम हो। तो अगर PV डायग्राम ले रहे हैं तो यहाँ पे हमने सब्सटेंस लेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट करता है फ्रीजिंग पे, मतलब जिसकी डेंसिटी बढ़ती है जब फ्रीज़ करते हैं। ये नॉर्मल फ्लूइड्स ऐसे ही बिहेव करते हैं, केवल वाटर ही है जो कि वो इसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड करेगा जब वो टेम्परेचर जो है वो सब ज़ीरो हो जाता है, तो फ्रीजिंग पे वो एक्सपैंड करता है। तो ऐसे में उसका जो बिहेवियर है सॉलिड लिक्विड वो अलग होता है, और बाकी जो फ्लूइड हैं वो डिफरेंट बिहेव करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो उन दोनों के प्लॉट्स में अलग अलग बिहेवियर है, उसको पहले हम प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो PV डायग्राम है ये हमने देखा था कि ये आपका लिक्विड वेपर है और ये सब कंप्रेस लिक्विड है और ये सुपर हीटेड वेपर है। इसके बारे में तो हमने समझ लिया, अभी हमने डिस्कस किया, इसके बारे में चर्चा इसी के बारे में की थी। अब हमने क्या किया कि ये प्रेशर जो है इतना लेके नीचे आ गए और टेम्परेचर भी लो है, जिससे कि आपका एक ट्रिपल लाइन भी आ गया जिसमें कि आपका तीनों फेजेस वेपर प्लस लिक्विड प्लस सॉलिड तीनों हैं। और ये नीचे वाला इसके नीचे रहेगा आपका सॉलिड लिक्विड रीजन, ये आपका लिक्विड सॉलिड रीजन है, ये आपका एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री पे जैसे कि हमने इस बाउंड्री को कंसिडर किया था, ये आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। इसी तरह ये आपका, ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे आपका कंप्लीट लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से। सिमिलरली इस पॉइंट पे आपका कंप्लीट सॉलिडिफाई हो जाता है और इसके बीच में ये सॉलिड प्लस लिक्विड एक मिक्सचर हो जाता है और फाइनली आपका एक सॉलिड रीजन है, ये कंप्लीट सॉलिड रीजन है। तो ये हो गया आपका PV डायग्राम जो आपके तीनों फेजेस को प्रेजेंट करता है, सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ और वेपर हुआ। ओके, अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर केस में ये जो लाइन है वो पॉजिटिव नहीं है, इसका स्लोप ये थोड़ा नेगेटिव रहेगा और इसलिए इसको हम लोग डैश फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, बाकी बिहेवियर और रीजन्स इन टर्म्स ऑफ सॉलिड वेपर, सॉलिड लिक्विड वेपर ये सेम है, बट जो स्लोप है वो चेंज होता है।
ये केसेस है वो उस केसेस में जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं जो सब्सटेंस, और ऐसे इस तरह के आपके पीवी डायग्राम पर्टिकुलरली आपके जो इस केस में आ जाएगा जहाँ पे सॉलिड आया। तो इसको अगर हम लोग पीटी डायग्राम में करते हैं तो पीटी डायग्राम नोट कीजिएगा। पीटी डायग्राम एक प्रोजेक्शन है इस पीवीटी सरफेस का। यहाँ पे पीटी में ये आपका जो पीटी डायग्राम में क्या है कि वॉल्यूम चेंज दिखता नहीं है, ओके, केवल टेम्परेचर और प्रेशर ही आपने वैरी कर रहा है। और यहाँ पे जो रीजन्स हैं जो आपने पहले यहाँ पे देखे थे वो अगर प्रोजेक्शन लेंगे तो ये दोनों पॉइंट, जैसे यहाँ पे आपने इस टाइप का जो आपका आइसोथर्म पे चेंज हुआ था, राइट, तो ये हमने किया था ना, टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 और ये क्रिटिकल पॉइंट था, ओके। सो ये जो प्रोजेक्शन लेंगे तो ये जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स अब ये सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। तो जिससे कि जो पीवीटी डायग्राम में ये जो लाइन है, ये लाइन, यही लाइन जो है ये आपका पीवी डायग्राम में ऐसा दिखता है। ये जो लाइन है आपको दिख रहा था, ये पॉइंट्स को मर्ज हो गए एक दूसरे में, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं कि एक बॉक्स में आपके लिक्विड है और ये वेपर है। ये जो लाइन यहाँ से यहाँ क्रिटिकल पॉइंट से ट्रिपल पॉइंट तक जा रहा है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन लाइन। और ट्रिपल पॉइंट क्या है, जहाँ पे तीनों फेजेस, वेपर प्लस लिक्विड प्लस सॉलिड, दोनों जो हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब तीनों मिलते हैं। तो इस पॉइंट पे तीनों फेजेस, वेपर प्लस लिक्विड प्लस सॉलिड, तीनों को एग्जिस्ट करते हैं और तीनों आपको दिखेगा, इस तरह से दिखेगा कि आपका सबसे सॉलिड हुआ, फिर लिक्विड और ये वेपर, ये को एग्जिस्ट करते हैं। कितना अमाउंट है वो वैरी करेगा कंटिन्यूस पे, इसीलिए आपका एक ट्रिपल लाइन है। इस पॉइंट पे तीनों के वॉल्यूम अलग अलग होगा, ओके। तो जैसे इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये कम्प्लीटली ये वेपर प्लस सॉलिड रहेगा, और यहाँ पे तो इसकी जो कंपोजिशन है, तीनों की कंपोजिशन अलग अलग होगी इस पर्टिकुलर में। जैसा कि यहाँ पे भी हमने नोटिस किया था कि इस पॉइंट पे जब ये लिक्विड वेपर होता है तो आपके वेपर प्लस लिक्विड ये वैरी करता रहता है, और इस पॉइंट पे केवल आपका वेपर रहता है, राइट। सिमिलरली ट्रिपल पॉइंट में भी तीनों का कंपोजिशन वैरी करेगा जैसे जैसे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएंगे। लेकिन पीटी डायग्राम में ये आप रिप्रेजेंट केवल एक पॉइंट के माध्यम से करेंगे, लाइन नहीं रहता है, लाइन एक पॉइंट बन जाता है। तो वेपराइजेशन में हर पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इसमें ये वेपर लिक्विड वेपराइजेशन है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट सब्लिमेशन है जो नीचे से आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है सॉलिड प्लस वेपर इक्विलिब्रियम। उसके बाद ये पॉइंट है जो आपका वेपराइजेशन लाइन है, और ये पॉइंट है आपका मेल्टिंग लाइन। और यहाँ पे ये हो गया आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ये हो गया वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, ये आपका हो गया सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया सब्लिमेशन लाइन, ये हो गया वेपराइजेशन लाइन, ये हो गया आपका फ्यूजन, ये मेल्टिंग लाइन। वाटर के केस में ये लाइन जो कि ये पॉजिटिव स्लोप है, ये लाइन ऐसा नहीं रहेगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो सब्सटेंस जो कि एक्सपैंड करता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, उसकी जो पीटी लाइन है मेल्ट सॉलिड लिक्विड, वो इस टाइप से होता है, नेगेटिव स्लोप होगा। इसको और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लाइन है पीटी लाइन, ओके। सो इसको और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने ये सब्लिमेशन लाइन है जैसे हमने डिस्कस किया, ये सॉलिड वेपर को एग्जिस्टेंस लाइन है। और फ्यूजन लाइन और मेल्टिंग लाइन जो है ये आपका सॉलिड लिक्विड को एग्जिस्टेंस है। सब्लिमेशन लाइन जो है वो सॉलिड वेपर को एग्जिस्टेंस है, और फ्यूजन लाइन जो है सॉलिड लिक्विड को एग्जिस्टेंस है।
और ट्रिपल पॉइंट पे आपका वेपर, लिक्विड, सॉलिड तीनों जो है वो कोएग्जिस्ट करता है, तीनों इक्विलिब्रियम में है, तीनों फेजेस जो हैं इक्विलिब्रियम में है। वेपराइजेशन लाइन मतलब लिक्विड वेपर कोएग्जिस्टेंस। और क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आपका कोई भी डिस्टिंग नहीं कर सकते। इसके बारे में हम लोगों ने पहले पिछले वाले स्लाइड पे जो डिस्कस कर रहे थे, ये समझ में आया। इसको और डिटेलिंग हम इस स्लाइड पे कर रहे हैं इस माध्यम से कि अगर आप सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्रोसेस लेते हैं, उस प्रोसेस पे ए से आपको बी में जाना है। कहने का मतलब ये कि ए पे अगर इनिशियल है और आपने टेम्परेचर बढ़ाया और प्रेशर जो है ये ट्रिपल पॉइंट से नीचे है ना, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर आपका ट्रिपल पॉइंट से नीचे है, तो ए से बी में जाने में लाइन पे क्या चेंज होने वाला है? आप सॉलिड फेज़ में हैं और आप प्रेशर जो है वो ट्रिपल पॉइंट से नीचे है, क्योंकि ये आपका प्रेशर पी ट्रिपल पॉइंट पे है और ये करीबन आ गया फिर टी ट्रिपल पॉइंट। इसके अगर नीचे हैं प्रेशर से, तो इस पॉइंट पे ए से बी में जाने में आपका सॉलिड डायरेक्टली वेपराइज कर जाएगा, वो कंडेंस नहीं होगा, सॉलिड लिक्विड में नहीं आएगा, सीधा जो है आपके वेपर में चला गया, है ना। फिर आपका एक प्रोसेस आएगा सी डी। सो सी और डी में क्या आएगा कि आप जो है सॉलिड जो है वो ट्रिपल पॉइंट पे आया, जहाँ पे वो लिक्विड, वेपर और सॉलिड को एग्जिस्ट किया, उसके बाद सीधा वो वेपर में चला गया। फिर आपका आया ये ई पॉइंट। अगर ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जहाँ पे प्रेशर अब आ गया है ये प्रेशर जो ट्रिपल पॉइंट पे है उससे ऊपर चले गए आप, तो कोई भी सॉलिड जो है वो पहले वेपराइज होगा, यहाँ पे आने के बाद इस पॉइंट पे जाके वेपराइज होगा, इस पॉइंट पे वेपर बनेगा धीरे धीरे, सॉरी इस पॉइंट सॉलिड से पहले ये लिक्विड बनेगा, यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पे आके आप जो है वो लिक्विड और कंडेंस करेगा। कंडेंस करने के बाद लिक्विड फॉर्म में आ गया, फिर आप ये और टेम्परेचर बढ़ाए, उसके बाद आप इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे आने के बाद वो वेपराइज होना शुरू करेगा, वेपर हो जाएगा, इवेंचुअली एफ पे आ जाएंगे जहाँ पे वो वेपर फेस आ गया। तो इस केस में क्या हुआ कि सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से वेपर बना। इस केस में क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड प्लस सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस वेपर इस पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से सीधा वेपर आया क्योंकि ट्रिपल पॉइंट पे आ गया। और इस पॉइंट पे क्या है कि सॉलिड से सीधा वेपर आया, और जी से एच वाला केस में जहाँ पे वो क्रिटिकल पॉइंट से भी ऊपर है तो लिक्विड पे हैं, सो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला। ये सुपर क्रिटिकल स्टेट है ऐसे भी, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला, स्टेट वैसे वैसे ही रहेगा, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होने वाले फेजेस में। तो एक प्रक्रिया है, इस तरह का फेज ट्रांसफॉर्मेशन है ना। और इस जो फेज जब चेंज करते हैं तो चूँकि हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, आप नोटिस ये भी कीजिए कि यहाँ पे जैसे कि इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो फिक्स हो गया, तो क्या चेंज हुआ, हम एनर्जी और देते जा रहे हैं, तो उसकी जो एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी में और जा रही है। सो इवेंचुअली आप वेपर की जो इंटरनल एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू लिक्विड। तो जो चेंज है, हमने इतना एनर्जी दिया है, उस चेंज को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना एब्जॉर्ब किया या रिलीज़ हुआ एक फेज चेंज प्रोसेस में। फेज चेंज में दो फेज़ के बीच में जो एनर्जी चेंज हुआ उसको हम बेसिकली लेटेंट हीट कहते हैं। तो इसमें आगे आपका लेटेंट फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब वही मेल्टिंग या क्रिस्टलाइजेशन, या आ गया वेपराइजेशन, फिर आ गया सब्लिमेशन। तो तीनों जो हैं, ये आ गया आपका सॉलिड लिक्विड, या आ गया आपका लिक्विड वेपर, या आ गया आपका सॉलिड वेपर। ओके, तो ये तीन प्रकार के लेटेंट हीट जो हैं वो है। और ये जो मैग्नीट्यूड है लेटेंट हीट का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, प्रेशर, जहाँ पे ये फेज अकर कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे था तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो डिपेंड कर, ये लेंथ रिप्रेजेंट करता है कितना आपका लेटेंट हीट होगा। इस पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट में कोई चेंज नहीं हो रहा तो लेटेंट हीट आप 0 समझ सकते हैं। यहाँ पे ये बढ़ता चला गया, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे बढ़ता चला गया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा।
तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे, किस पे आप ये अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि एक 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर जो है वो 33.7 kg पर किलो जूल्स पर केजी होगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। ये नॉर्मल होता है कि लेटेंट वेपराइजेशन जो है उसकी लेटेंट हीट जो है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू फ्यूजन वाला में, जितना क्योंकि गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, ये भी मैटर करता है कि आपके, जैसे हमने कहा कि प्रेशर और टेम्परेचर पे वैरी करता है, बट इस पे भी आप नोटिस कीजिए कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है इसी वजह से वैरी करती है अगर प्रेशर चेंज होता है। जैसे वाटर की बात करें तो अगर ग्राउंड पे हैं तो हम जानते हैं कि 101.33 किलो पास्कल पे वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे जैसे इसका एलिवेशन बढ़ता है, पहाड़ों पे जाते हैं, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो कम होते जाएगा। अब इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी इसकी कम होती जाएगी। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये कम टेम्परेचर पे ही वो बॉयल करने लगेगा, और इसी वजह से आपका जो खाना जो है वो नॉर्मली बहुत समय इससे लगता है बनने में, अगर आपने ओपन एयर में पका रहे हैं, बिकॉज वो जल्दी जल्दी वेपराइज हो रही है, तो जितनी भी एनर्जी है वो बाहर चली जा रही है, तो एनर्जी कंटेनर के अंदर है ही नहीं, तो बॉयल वो पकेगा कैसे। सो इसलिए क्लोज़ करना ज़रूरी होता है, और इसीलिए प्रेशर कुकर बनाना ज़्यादा रेलेवेंट होता है अगर हाई टेम्परेचर पे, हाई एलिवेशन पे हैं तो। एक अभी तक तो हम लोगों ने केवल वाटर फेज डायग्राम में बात किया है। कार्बन डाइऑक्साइड के फेज डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके फेज डायग्राम में आपको एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना मिलेगा, और वो ड्राई आइस के तौर पे कहा जाता है। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये एक टिपिकल इसका जो फेज डायग्राम है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ओके, और जैसे ये आपका सब्लिमेशन हो गया, ये आपका वेपराइजेशन हो गया, और ये आपका एक फ्यूजन वाला लाइन है। लेकिन आप नोटिस कीजिए ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़े कर्व है इसमें। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी जो ट्रिपल पॉइंट है, ये ट्रिपल पॉइंट का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे 1 एटमॉस्फेयर आपके 101 किलो पास्कल कह रहे हैं, तो ये करीबन यहाँ पे आता है। तो रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे अगर आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड उसको रखेंगे तो वो ईज़िली ट्रांसफॉर्म कर जाती है, बिकॉज इस कंडीशन पे वो ईज़िली, और रूम टेम्परेचर अगर देखे 300 पे है, तो ईज़िली वो ट्रांसफॉर्म हो करके ये वेपर फॉर्म में मिल जाती थी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सॉलिड CO2 को अगर रूम टेम्परेचर प्रेशर पे अपने नॉर्मल कंडीशन पे रखा तो इमीडिएटली वो भाप बनना शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसा दिखेगा जो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, क्योंकि ये इसका रीज़न ये है कि ये ट्रिपल पॉइंट इसका जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है इसका, और इसीलिए जब हम इनिशियली सॉलिड फेज लेके आते हैं, लेकिन एक्चुअल जो कंडीशन है वो यहाँ पे है, जहाँ पे रूम टेम्परेचर हो गया T रूम टेम्परेचर, रूम कंडीशन, और 300 केल्विन के आसपास। सो ये यहाँ पे हो गया। ओके, एंड आपका प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर। तो इमीडिएटली अगर आपने कुछ सॉलिड लेके आए तो इमीडिएटली वो यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, उसमें भाप बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसी को हम कई बार ड्राई आइस भी कहते हैं, जो आपको भाप दिख रहा है ना, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को जो दिखता है, ये इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। तो अगर ट्रिपल पॉइंट आपके रूम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन से ऊपर है तो इस तरह के बिहेवियर आपको किसी भी पदार्थ में मिलेगा। ओके, और चूँकि CO2 हमारे लिए नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। ये अभी तक हम लोग बात किए हैं 3 फेजेस के बारे में, सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, वेपर हुआ। बट अगर सॉलिड को ही अगर देखें तो इसमें भी कई तरह के आपके फॉर्म मिलते हैं, इसमें भी कई तरह के इसकी अवस्था होती है। इसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कार्बन में अगर आप देखें तो कार्बन में आपको ग्राफाइट मिल जाएगा, या बकीबॉल मिल जाएगा, कार्बन नैनोट्यूब्स मिल जाएंगे। इस तरह के कई फॉर्म्स होते हैं।
तो उस जो फॉर्म्स है जो है वो अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर इस पे मिलेगा। इसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि कार्बन में ही आपको डायमंड मिल जाएगा, ग्राफाइट मिल जाएगा, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर है इसका अलग अलग फॉर्म्स हैं इसके। लेकिन कोई भी अगर प्योर सब्सटेंस देखे तो उसके कई ट्रिपल पॉइंट हो सकते हैं। जैसे इस केस में आपके पास अगर देखे तो ये डायमंड जैसे ये है, इसमें एक ये डायमंड हो गया, ये आपका लिक्विड हो गया, ये ग्राफाइट हो गया, ये पॉइंट पे तीनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन केवल एक ही ट्रिपल पॉइंट होता है जहाँ पे आपका वेपर, लिक्विड और सॉलिड को एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस में आपके दो ट्रिपल पॉइंट नहीं हो सकते कि आपके लिक्विड, वेपर और सॉलिड को एग्जिस्ट करे, एक ही होता है। तो जैसे यहाँ पे एक ही है, लिक्विड भी है, वेपर भी है और ग्राफाइट पे है। ये ऑफकोर्स इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये स्थिति जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं है, बट इस तरह के फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। अगर केवल हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर का फेज डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा पेचीदा है। और इसका रीज़न ये नहीं है कि वो इसका रीज़न केवल अगर हम केवल वाटर की बात करें तो इसका फेज डायग्राम बहुत पेचीदा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। और इसका रीज़न ये है कि इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसकी वजह से आइस जो है वो कई ढंग से बना सकता है। हमारे रूम टेम्परेचर जो अर्थ के सरफेस पे है, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या घर पे जो मिलता है, वो इस टाइप के आइस होते हैं, आइसी होता है या हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। तो इसको मैंने जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको। ये बेसिकली प्रेशर है, ये आपके यूनिट ये है, और ये आपका यहाँ पे जो दिया हुआ वो बार में दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एसआई यूनिट में दिया हुआ है पास्कल में, और ये आपका सेल्सियस में दिया हुआ टेम्परेचर या ये केल्विन में, बात बराबर ही है। और ये आपका सॉलिड, लिक्विड, वेपर ट्रिपल पॉइंट है, ये आपका वेपराइजेशन लाइन है ना। ये आपका बेसिकली सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड हो गया। बट इसी सॉलिड में आपके कितने एलोट्रॉप्स हैं? आइस के कई तरह के फॉर्म्स हैं। आज के तारीख में 20 जो एलोट्रॉप्स आइस के पाए गए हैं। बट अर्थ के एटमॉस्फेयर कंडीशन में आपको ये मिलता है आईसी और आईएच। और आप अगर प्रेशर, टेम्परेचर अगर चेंज कर रहे हैं तो अलग अलग फॉर्म में मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ये अंटार्कटिका में मिला गया है, बहुत नीचे डीप उस पर। इसी प्रकार सैटर्न में और जो प्लैनेट में है वो अलग अलग, बिकॉज प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे और टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो अलग अलग काइंड ऑफ आइस पाया गया है। तो इस डिफरेंट स्ट्रक्चर से हम पता भी कर सकते हैं कि जैसे कि आप प्लांट में, दूसरे प्लांट में जाते हैं तो चाहे वो अपने सैटेलाइट के माध्यम से, किसी के माध्यम से, एक्सरे के माध्यम से, डिफ्रैक्शन के माध्यम से पता कर सकते हैं कि किस तरह का आइस अगर है तो है, किस तरफ से है, तो उसमें जीवन है कि नहीं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर के डिफरेंट एलोट्रॉप्स को समझना, और इसीलिए ये काफ़ी रिसर्च ग्रुप अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट सब जगह ये समझने की कोशिश करते हैं। आइस स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, केवल दो ही स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक जो नॉर्मली हम रूम टेम्परेचर पे मिलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एक वो है ऑर्डिनरी आइस जो आप घर में लेते हैं, IH, जिसमें कि 3 लेयर होते हैं। एक होता है जिसमें कि 2 लेयर होता है। तो ऑर्डिनरी आइस में 2 लेयर होता है, A और AB। तो ये रिपीट करता है, AB फिर A फिर AB। तो ये जैसे देख सकते हैं कि A बेस वाला है, नीचे वाला लेयर है, और ये सब वाटर ही है। तो ये काइंड ऑफ ये वाटर है, ऑक्सीजन आपको इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के माध्यम से ये प्लेन बनाएगा, और फिर दूसरा प्लेन होगा BB काइंड ऑफ प्लेन। तो ये बेसिकली स्टैक होता है इस तरह के। ये आपका स्नो फ्लेक्स जो होते हैं, बर्फ़ का जो एक फ्लेक्स का आपका स्ट्रक्चर बनाता है, उस टाइप के 6 फोल्ड ज्योमेट्री बना के ये दिखेगा इस तरह से। दूसरा फेज़ है क्यूबिक आइस। ये ABC दिखता है, इसमें 3 स्टैक्स होते हैं और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
ये तो प्रॉपरली हेक्सागोनल फॉर्म में है, ये क्यूबिक फॉर्म में होगा और ये 3 तरह का स्टैक है, उसका रिपीट होता रहता है। तो ये नॉर्मली जो आप अर्थ में मिलेगा या रूम टेम्परेचर पे, उसमें उसमें 100% आपको ये नहीं मिलेगा, कुछ फॉर्म में ये भी मिल जाएगा आपको। और जैसे मैं बताया था कि आइस 11 जो है वो आपको अंटार्कटिका आइस में मिला गया है, और जिसका एज जो है करीबन 10,000 ईयर्स ओल्ड भी बताते हैं। और इसके काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, और फेरो इलेक्ट्रिक है, जैसे कि इस तरह की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में आपको अगर जानकारी जानना है तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग केवल प्रॉपर्टी डायग्राम के पढ़े हैं, और आगे जाके इसको हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, पीवी डायग्राम। और आप जान सकते हैं कि एक सिंपल मॉलिक्यूल जो कि वाटर है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कितना पेचीदा हो सकता है उसका फेस डायग्राम, और ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है इसके चीज़ों को समझना, क्योंकि इससे आप एनालाइज कर सकते हैं प्लैनेट में और बाकी जो जगह जहाँ पे आपको डिस्कवर करना है डिफरेंट आइसेस, अगर जीवन है कि नहीं है, पानी है कि नहीं वहाँ पे। तो यहीं पे हम रुकेंगे इस लेक्चर को, और इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।